Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके UGC NET JRF एग्ज़ाम के लिए क्लासरूम प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये टॉपिक आपके पेपर 1 का है, यूनिट 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। अगर हम बात करें इस वीडियो की तो हमने ऑलरेडी इसका कुछ कंटेंट कवर कर लिया है, बाकी का रेस्ट ऑफ दिस कंटेंट जो भी है उसको हम आज अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक विदाउट स्किप किए देखें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC NET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने अपने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में क्लासरूम का मीनिंग हमने जान लिया था। हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम्स को भी स्टडी कर लिया था। सब कैटेगरीज देख ली थी क्लासरूम प्रोसेस की। टीचर का बिहेवियर देख लिया था, स्टूडेंट का बिहेवियर देख लिया था। अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे और वहां से चेक कर लीजिएगा। और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है आपके अदर क्लासरूम फैक्टर्स। तो यहाँ से हम आज कंटिन्यू करेंगे कि दूसरे क्लासरूम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अन्य कक्षा के जो भी कारक होते हैं वो क्या क्या हैं। तो अदर क्लासरूम फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्नर अचीवमेंट आर एज फॉलोज। अब क्या होता है कि लर्नर की जो भी अचीवमेंट होती है उसको प्रभावित करते हैं कुछ हमारे क्लासरूम के फैक्टर्स। तो वो कौन कौन से क्लासरूम के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लर्नर की अचीवमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आता है क्लासरूम एटमॉस्फेयर एंड मोरल। बिल्कुल, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा है, मोरल कैसा है, इससे जो है वो लर्नर के अचीवमेंट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये हम काफ़ी बार आपको बता भी चुके हैं। हमने काफ़ी सारी वीडियोस पर डिस्कस किया कि अगर आपका क्लासरूम एक ऐसी प्लेस पर है जहाँ उसके बिल्कुल बराबर में कोई ऐसी प्लेस है जहाँ कंटिन्यू पूरे दिन डीजे बज रहा है, या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर मशीनरी की जो वॉइस है वो कंटिन्यू आ रही है, तो इस तरह से क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और जितना अचीव करना चाहिए था उतना अचीव नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू स्टूडेंट टू एंगेज इन लीडरशिप रोल्स एंड सो ऑन। अब कभी कभी क्या होता है कि हमने बोला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, या हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके एकेडमिक्स में, बट उन्हीं को बहुत ज़्यादा उन्हीं के लिए आप मतलब बच्चे को प्रेशराइज कर दें और बच्चे पर ज़्यादा लोड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का ही डाल दें तो उसका जो एकेडमिक है वो प्रभावित होगा, डेफिनेटली होगा। कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसको आप मतलब मान लीजिए कि स्कूल्स पे तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंटिन्यू होती रहती है, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग स्टूडेंट्स को लिया जाए। ये नहीं कि हर एक्टिविटी में मतलब क्लासरूम अगर बात करें हम क्लास बोर्ड को डेकोरेट करने की तो वो भी एक ही स्टूडेंट कर रहा है, हाउस बोर्ड डेकोरेट करने की वो भी वही कर रहा है, असेंबली वही कंडक्ट करा रहा है। तो इस तरह से अगर हम एक ही स्टूडेंट पर सारी अपॉर्चुनिटीज सारे दे देंगे तो उससे क्या होगा, जो वो जो स्टूडेंट है वो उस पर क्या होगा, उस पर थोड़ा सा इफेक्ट उसकी स्टडी पर देखने को मिलेगा। तो द अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू स्टूडेंट टू एंगेज इन लीडरशिप रोल्स एंड सो ऑन। इससे क्या होगा, बच्चे का अचीवमेंट प्रभावित होगा। टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर हैज़ अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट्स क्लासरूम बिहेवियर। अब जो टीचर का क्लासरूम होता है, टीचर का जो क्लासरूम में बिहेवियर होता है उसका बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है टीचर स्टूडेंट के क्लासरूम बिहेवियर पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासरूम प्रोसेस वेरिएबल्स आर द मोस्ट डायरेक्ट लिंक टू मेजर ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। यस, क्लासरूम में अब जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे चर होते हैं क्लासरूम प्रोसेस के, उनका भी डायरेक्ट लिंक रहता है स्टूडेंट की अचीवमेंट को मेजर करने में। शिक्षार्थी की उपलब्धि को प्रभावित करने वाले अन्य कक्षा कारक इस प्रकार हैं। पहला है कक्षा का माहौल और मनोबल। दूसरा है छात्रों को नेतृत्व की भूमिका आदि में शामिल होने का अवसर दिया जाता है और बहुत बार बच्चे उसी में इंगेज रहते हैं और जिस वजह से वो अपने एकेडमिक्स को फुलफिल नहीं कर पाते। शिक्षक के कक्षा व्यवहार का सीधा प्रभाव विद्यार्थी कक्षा व्यवहार पर पड़ता है और कक्षा प्रक्रिया चर छात्र की उपलब्धि को मापने के लिए सीधा संबंध सबसे सीधा लिंक है।
अब हम देखेंगे टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स। तो क्लासरूम में किन किन टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो सम ऑफ द टीचिंग मेथड्स रिलेटेड टू क्लासरूम प्रोसेस आर, क्लासरूम प्रोसेस से संबंधित कुछ टीचिंग मेथड्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। शिक्षण विधियाँ या तकनीकें, कक्षा प्रक्रिया से संबंधित कुछ शिक्षण विधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? तो लेक्चर मेथड है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग में। लेक्चर मेथड क्या होता है कि टीचर क्लासरूम में आता है और क्या करता है, जो भी कंटेंट उसको डिलीवर करना है उसको वो एक्सप्लेन करता है, सिर्फ खुद ही बोलता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए ये पैसिव, स्टूडेंट को पैसिव बना देता है। ठीक है, यहाँ पर टीचर एक्टिव रहता है बट स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहते। तो दैट दिस टीचिंग मेथड इज द ओल्डेस्ट एंड वन वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पुराना मेथड है और इसमें सिर्फ एक ही दिशीय है ये, क्योंकि सिर्फ टीचर ही बोलता जाता है। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही तरफ से होता है। इस मेथड में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ सुनते हैं, जो भी लेक्चर उनको डिलीवर किया जा रहा है टीचर के द्वारा, उनकी कोई भी अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पॉन्स नहीं होता है। व्याख्यान विधि, यह शिक्षण विधि सूचना संचार का सबसे पुराना एवं एक तरफा माध्यम है और इस विधि में छात्र केवल शिक्षक द्वारा दिया गया व्याख्यान ही सुनते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, इस मेथड में टीचर एक्सप्लेन करता है टॉपिक को बाय शोइंग एन एग्जाम्पल, प्रूफ्स और एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अगर आप लोग अपनी लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अंतर्गत आता है, या फिर कोई भी टीचर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको कोई चीज़ समझा रहा है या फिर करके दिखा रहा है, प्रूफ्स दे रहा है। जैसे आप लोग मैथ्स में करते हैं तो डिवाइड किया, उसका आप वेरीफाई करके बता रहा है। तो इस तरह के जो मेथड्स होते हैं टीचिंग के, वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। प्रदर्शन विधि, यानी प्रदर्शन विधि में शिक्षक उदाहरण, प्रमाण, प्रयोग आदि दिखाकर विषय को समझाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड ऑफ सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च किया जाता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसका सॉल्यूशन जो है वो इस मेथड में ढूंढा जाता है। तो समस्या समाधान विधि या जानकारी खोजने की वैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है हमारा इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के हिसाब से लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो क्या करें, एक्सप्लोर करें, खोज करें, इंक्वायर करें एंड डिस्कवर न्यू लर्निंग, और नई लर्निंग जो है वो डिस्कवर करें। जैसे इसमें ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट को भेजा जाए कि आपको जो स्कूल्स में जाइए या फिर स्टूडेंट से इंटरेक्शन कीजिए या फिर अपने आस पड़ोस में इंटरेक्शन कीजिए, वहाँ पर जाइए, आप कोई एक क्वेश्चनेयर तैयार कीजिए और वहाँ से क्वेश्चंस पूछिए। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किस पर अपना शोध कार्य करने वाले हैं, कि स्टूडेंट्स पे कितनी एज के स्टूडेंट्स का आप देख रहे हैं, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, उनसे आप क्वेश्चनेयर सॉल्व कराएंगे, सीबीएसई बोर्ड वालों से भी, यूपी बोर्ड वालों से भी, और फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स में ज़्यादा अवेयरनेस है यूपी बोर्ड के कंपेरिजन में, या फिर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट में ज़्यादा अवेयरनेस है सीबीएसई बोर्ड कंपेरिजन में। तो ये आपका इंक्वायरी मेथड आता है। इसमें आप बच्चे को खोजने के लिए खुद से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, बच्चा खुद करता है, देखता है और समझता है। पूछताछ विधि, इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षार्थियों को नए सीखने का पता लगाने, पूछताछ करने और खोजने का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम जो स्टडी करेंगे ये है अप्रोचेस फॉर टीचिंग, यानी टीचिंग के लिए क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो द टीचिंग अप्रोच इज़ अ सेट ऑफ कंसेप्ट। जो टीचिंग अप्रोच होता है वो कंसेप्ट का एक सेट होता है, इसमें बिलीफ होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, किसके रिगार्डिंग, तो लर्निंग का नेचर कैसा है उसके रिगार्डिंग, जिसको कि ट्रांसलेट किया जाता है क्लासरूम में। जब कोई टीचर, व्हेन अ टीचर हैज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन, जब किसी टीचर के पास लंबे समय का कोई एक्शन प्लान होता है और उसको बनाया गया होता है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो वो उसकी स्ट्रेटेजी बन जाती है। तो ऐसी ही कुछ अप्रोचेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। शिक्षण के दृष्टिकोण, शिक्षण दृष्टिकोण सीखने की प्रकृति के बारे में अवधारणाओं, विश्वासों या विचारों का एक समूह है जिसे कक्षा में अनुवादित किया जाता है। जब एक शिक्षक के पास किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना बनाई जाती है तो वह उसकी रणनीति बन जाती है। तो निम्नलिखित प्रकार के दृष्टिकोण इस प्रकार हैं। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पर हमें लर्नर
को केंद्र में रखते हुए कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो करनी है। तो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग ऑल्सो नोन एज लर्नर सेंटर अप्रोच, यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को हम लर्नर सेंटर अप्रोच एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो इसमें क्या आते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग आते हैं, जो क्या करता है, फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शन को शिफ्ट करता है टीचर से स्टूडेंट की तरफ। पहले क्या होता था कि शिक्षा केंद्रित होती थी, ठीक है, टीचर सेंटर्ड आपकी एजुकेशन होती थी, जहाँ पर टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता था, उसको क्या टॉपिक पढ़ाना है वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। बट अब क्या है, हमें लर्नर का ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है कि जो लर्नर है उनकी एबिलिटी कितनी है, उनमें कैपेसिटी कितनी है, क्या टॉपिक हमें उनको पहले पढ़ाना है। तो इस तरह से अब लर्नर्स को ध्यान में रख के टीचिंग की जा रही है। दिस मेथड कंसीडर्स द लर्नर एज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इस मेथड को कंसीडर किया जा रहा है एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह लर्नर्स के लिए। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाना है। यहाँ पर छात्र केंद्रित शिक्षा, जिसे शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है, मोटे तौर पर शिक्षण के तरीकों को शामिल करता है जो निर्देश का ध्यान शिक्षक से छात्र पर स्थानांतरित कर देता है। इस पद्धति में शिक्षार्थी को भी सूचना का स्रोत माना जाता है। अब देखिए टीचर सेंटर्ड अप्रोच, तो वो हमने बताया कि यहाँ पे टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है, तो इट इज़ अ टीचिंग मेथड। ये एक टीचिंग मेथड होता है जहाँ पर टीचर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। इसके अंतर्गत आपका लेक्चर मेथड आएगा इन टीचिंग, व्हाइल द लर्नर्स आर इन अ पैसिव रिसेप्टिव मोड लिसनिंग एज अ टीचर टीचर्स। तो ये आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। कौन सा, लेक्चर मेथड, जहाँ पे लर्नर्स जो होते हैं वो सिर्फ सुन रहे होते हैं कि जो भी उन्हें टीचर बता रहा होता है, ठीक है, उनका अपना कोई खुद से रोल नहीं होता, वो पैसिव होते हैं, पैसिव लर्नर्स होते हैं, जबकि यहाँ पर टीचर का एक्टिव रोल रहता है। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, यह एक शिक्षण पद्धति है जहां शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण में शामिल होता है, जबकि शिक्षार्थी निष्क्रिय ग्रहणशील मूड में शिक्षक के पढ़ाते समय सुनते हैं, शिक्षक को पढ़ाते समय सुनते हैं। अब हमारा आता है मैटर सेंटर्ड अप्रोच। मैटर सेंटर्ड अप्रोच यानी मैटर पर अब आपको फोकस करना है कि जितना कंटेंट, जितना मैटर आप पढ़ाने वाले हो वो स्टूडेंट कंप्लीटली गेन कर लें। ये नहीं आपने पूरी रामायण सुना डाली और निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। तो बच्चा जितना समझ सके उतना कंटेंट आपको लेना है। तो ये आपकी मैटर सेंटर्ड अप्रोच के अंतर्गत आता है। व्हेन सब्जेक्ट मैटर गेन्स प्राइमेसी ओवर दैट ऑफ द लर्नर, इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड अप्रोच। जब मतलब वही है कि यहाँ पर आपको देखना है कि लर्नर कितना मैटर गेन कर पा रहा है, वो उतना मैटर आपको लेना है। तो ये मैटर सेंटर्ड अप्रोच में आएगा। पदार्थ केंद्रित दृष्टिकोण, जब विषय वस्तु शिक्षार्थी के ऊपर प्रधानता प्राप्त कर लेती है तो इसे विषय वस्तु केंद्रित दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। अब है टीचर डोमिनेटेड अप्रोच। अब यानी कि टीचर डोमिनेट कर रहा है स्टूडेंट पे, स्टूडेंट का कोई डाउट है उसको नहीं सुन रहा, स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व नहीं कर रहा, वो क्लास में गया और उसने बोल दिया कि डू एज आई से, जो मैंने बोला वही करिए। तो यहाँ पर शिक्षक टीचर जो है वो क्या है, डोमिनेटेड है किन पर, स्टूडेंट्स पर, ठीक है। तो इस मेथड में टीचर जो होता है वो सोल डिस्पेंसर होता है इन्फॉर्मेशन का, उसको जो कुछ बताना है वो बताएगा, आपसे उसको कुछ नहीं सुनना। वही लेक्चर मेथड आ गया कि आए कंटेंट अपना डिलीवर करा, जो कुछ बोलना था बोलते रहे, आपका कोई भी, अब जैसे मैं ही यहाँ पर हूँ तो इसको हम कह सकते हैं कि एक टीचर डोमिनेटेड अप्रोच है कि यहाँ पर मैं, आप मुझे हाँ कमेंट सेक्शन में बाद में तो क्लियर कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ टीचिंग जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने डाउट को क्लियर नहीं कर सकते, आपको अपने डाउट्स जो है वो नोट करके लिखने होंगे, आप बाद में मुझे कमेंट करेंगे। अभी तो सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ आपको वही सुनना है, आपकी कोई भी यहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो वही आप, ऐसा ही जो शिक्षण होता है वो आपका टीचर डोमिनेटेड अप्रोच के अंतर्गत आता है। शिक्षक प्रधान दृष्टिकोण, यहाँ पर जो है वो प्रधानता किसकी है, मेरी है, मुझे जो बोलना है बस मैं वही बोलूँगी, मैं आपका कुछ नहीं सुन रही हूँ, बाद में सुनूँ वो अलग बात है, बट अभी नहीं, ठीक है। तो इस पद्धति में शिक्षक सूचना का एक मात्र वितरण करता होता है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो सिर्फ मेरे ही द्वारा दी जा रही है, आपसे मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। अब आपका आता है कि इंटरेक्टिव अप्रोच। तो इंटरेक्टिव से पता चल रहा है कि यहाँ पर इंटरेक्शन करने की बात हो रही है। तो इस मेथड्स में क्या होता है, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो टीचर के साथ या स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें, या फिर जो भी कंटेंट उनको डिलीवर किया जा रहा है उसको बेहतर तरीके से समझें, उससे अवेयर हों। तो इंटरेक्टिव दृष्टिकोण, इस पद्धति में छात्रों को शिक्षक और अन्य छात्रों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है।
नेक्स्ट है आपकी बैंकिंग अप्रोच। तो व्हेन द टीचर डिपॉजिट्स नॉलेज इनटू द एम्प्टी माइंड्स ऑफ स्टूडेंट। अब बच्चों के दिमाग कैसे होते हैं, एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं। तो जब टीचर कोई नॉलेज डिपॉजिट करता है बच्चों के खाली माइंड में, तो उसको हम बैंकिंग अप्रोच कहते हैं। बैंकिंग अप्रोच, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, तो पहले तो जब आप ओपन कराते हो तो वो खाली होता है, आप उसमें पैसे डालते हो तो आपको रिटर्न में मिलते हैं उस पर इंटरेस्ट लग के। तो वैसा ही यहाँ पर है कि आप स्टूडेंट के दिमाग जो है बिल्कुल खाली है, आप वहाँ पर कोई अपनी जो भी आपकी नॉलेज है, आपका जो कंटेंट है उसको डिलीवर कर रहे हैं। अब उस कंटेंट को वो क्या करेंगे, मतलब इंटरेस्ट के साथ, मतलब उसमें अपनी नॉलेज को ऐड करके उसको एलैबोरेट करके वो क्या करेंगे, उसको यील्ड आउट करेंगे। तो बैंकिंग दृष्टिकोण, जब शिक्षक छात्रों के खाली दिमाग में ज्ञान जमा करता है तो इसे बैंकिंग दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। अब आती है आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पर जो टीचर होता है वो इंटीग्रेट करता है या फिर सिंथेसाइज करता है अपनी नॉलेज को अलग अलग डिसिप्लिन से अपनी टीचिंग में, और लर्नर्स आर टू गिवन सच अपॉर्चुनिटी, तो लर्नर्स को भी ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा सुटेबल अप्रोच है टीचिंग की, कि शिक्षक क्या करे, अपनी टीचिंग में भी चेंजेस लाए और स्टूडेंट नई चीज़ों को ऐड ऑन करे। वो मतलब नई तरह से, किस तरह से बच्चे को वो समझा सकता है, वो नई नई चीज़ों का यूज़ करे और स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी दे कि वो भी अलग अलग तरीके से सीख सके। एकीकृत दृष्टिकोण, जहाँ यहाँ शिक्षक अपने शिक्षण में विभिन्न विषयों से अपने ज्ञान को एकीकृत या संश्लेषित करता है, या शिक्षार्थियों को भी ऐसा अवसर दिया जाता है। यह शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका है। अब आ गया कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये भी बहुत अच्छी अप्रोच है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रचनावादी अप्रोच है। तो इस अप्रोच में क्या होता है, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो क्या करें, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, अपने ज्ञान का सृजन करें खुद से। ठीक है, क्योंकि जब वो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करेंगे, ये कहाँ, तो क्या होगा, वो ज़्यादा परमानेंट रहेगा। ठीक है, तो वो अपनी नॉलेज को, अपने मीनिंग्स को खुद से कंस्ट्रक्ट करें, जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है, बाय कनेक्टिंग दैम टू प्रायर एक्सपीरियंस। अपने पुराने एक्सपीरियंस को से कनेक्ट करके वो अपना खुद का एक कंसेप्ट बनाए। जैसे कि आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते हो, तो नोट्स में क्या होता है कि आपने टीचर का, क्लासरूम में टीचर ने जो भी कंटेंट आपको डिलीवर किया, जो भी आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, वो आप अपने माइंड में रखते हो। उससे आप अपनी नॉलेज अपने नोट्स जब बनाते हो तो उसका यूज़ करते हो, थोड़ा बुक से लेते हो और सारी सोर्सेज से आप मैटर कलेक्ट करके उसको अपने वर्ड्स में लिखते हैं। तो ये क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंतर्गत आता है। ये आपके द्वारा खुद से सृजन किया गया ज्ञान होता है। जब आप खुद से नोट्स बनाते हो, उनको आप ईजिली, बेहतर तरीके से, जल्दी समझ पाते हैं इन कंपैरिजन टू दूसरों के नोट्स को कॉपी करना। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्टिव अप्रोच में आता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं किसी के नोट्स, अगर मुझे कोई नोट्स देता भी है तो उन नोट्स को मैं स्टडी करती हूँ और फिर उसको अपने वर्ड्स में लिख के फिर उसके साथ मैं स्टडी को अपने कंटिन्यू करती हूँ। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का एक एग्जाम्पल है बेहतर नोट्स बनाना। रचनावादी दृष्टिकोण, तो इस दृष्टिकोण में छात्रों को पूर्व अनुभव से जोड़कर उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान और अर्थ का निर्माण करने का अवसर दिया जाता है। अब आती है आपकी डिसिप्लिनर अप्रोच। अब डिसिप्लिनर अप्रोच में क्या होता है, यहाँ पर टीचर लिमिट करता है खुद को लेसन्स को डिस्कस करने में विद इन द बाउंड्री ऑफ ए सब्जेक्ट। मतलब डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होगा कि आपको बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आपको उसकी बाउंड्री में रहना है, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो आपको उस बाउंड्री तक रहना है। ये नहीं कि आप पूरा, मतलब मान लीजिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी में आप एक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा रहे हैं, तो आप सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स तक ही रहें। ये नहीं कि आप पहुंच जाएं वेजिटेशन पे। ठीक है, वेजिटेशन उससे कनेक्टेड है कि हाँ, अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो वेजिटेशन में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप मतलब उसको अलग वे में नहीं लेके जाना, सिर्फ आपको अपने टॉपिक तक ही रखना है, उसको आउट ऑफ द टॉपिक लेकर नहीं जाना। ये आपका डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। कि मान लीजिए पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी और पहुंच गए मैथ्स में, पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी चले गए हिंदी में, पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री पहुंच गए इंग्लिश में, तो ये नहीं करना है। अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यहाँ शिक्षक अपने विषय की सीमा के भीतर पाठ पर चर्चा करने तक ही सीमित रहता है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि आप अगर पढ़ा रहे हैं तो आप डिस्कशन जो हो वो पढ़ाई से रिलेटेड ही करें। ये नहीं स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ में आप आ गए या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने लगे बिटवीन द लेक्चर। ठीक है,
कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटेड अप्रोच में तो वही आता है कि जो बच्चे सहयोग से टीम वर्क जो करते हैं, तो यहाँ पर ग्रुप वर्क हो गया, टीम वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गई एंड ग्रुप डिस्कशंस यहाँ पर वेलकम रहते हैं टीचिंग प्रोसेस में, यानी इसके थ्रू वो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। सहयोगात्मक दृष्टिकोण, तो यहाँ शिक्षण प्रक्रिया में समूह कार्य, टीम वर्क, साझेदारी और समूह चर्चा का स्वागत किया जाता है। अब ऐसे ही है हमारा डायरेक्ट टीचिंग। तो इस अप्रोच में अ टीचर डायरेक्टली टेल्स और शोज और डेमोन्स्ट्रेट्स व्हाट इज टू बी टॉट। डायरेक्ट टीचिंग में इस अप्रोच में जो टीचर होता है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सामने से बिल्कुल डायरेक्टली बता देता है, जो भी दिखाया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो सब प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण में एक शिक्षक सीधे बताता है या दिखाता है या प्रदर्शित करता है कि क्या सिखाया जाना है। इनडायरेक्ट अप्रोच की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट अप्रोच में टीचर क्या करता है, लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। टीचर फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस बाय अलाउइंग द लर्नर्स टू बी एंगेज्ड इन द लर्निंग प्रोसेस, बाय अलाउइंग द लर्नर्स टू बी एंगेज्ड इन द लर्निंग प्रोसेस विद हिज गाइडेंस। अब वो अपनी गाइडेंस के अंदर अगर स्टूडेंट को अलाउ कर रहा है कि वो एंगेज रहे लर्निंग प्रोसेस में, तो ये इनडायरेक्ट होता है। यहाँ शिक्षक अपने मार्गदर्शन में शिक्षार्थी को सीखने की प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति देकर सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में यहाँ पर टीचर चाहता है इंडिविजुअल से कि वो स्टूडेंट जो हो वो वर्क करे खुद से क्लासरूम में, तो वही इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब अपना अपना कार्य स्वयं से करे। तो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, यहाँ एक शिक्षक चाहता है कि व्यक्तिगत छात्र कक्षा में अकेले काम करें। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। 3 पार्ट्स में हमारा ये क्लासरूम प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट होगा। थोड़ा वाइड कंसेप्ट है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप हमें दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी आप पढ़ना चाह रहे हैं या कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपको डेफिनेटली इस टॉपिक को प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि हमारे कमेंट्स में आया था कि लेवल्स ऑफ टीचिंग आया था शायद, हाँ, तो वो हम उनको उनके साथ शेयर करें, तो हम आज उस पर भी वर्क करेंगे। होपफुली 1 या 2 डे में आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग की वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहते हैं वो हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।